जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा यह क्लास है यह केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं है। यह क्लास आज भारत के 140 करोड़ जनसंख्या के लिए है। और मैं आपसे अनुरोध जरूर करूंगा कि आपने बहुत सारा उलूल जुलूल फालतू का वीडियो देखा होगा, आज इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि आज हमारे देश को हमें क्या करना चाहिए इसकी जानकारी होनी काफी जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि हमारे केवल अधिकार ही नहीं होते हैं, हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी होते हैं। और वो मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है इस देश के प्रति, यह देश हमारा अखंड भारत कैसे बनेगा, विश्व गुरु कैसे बनेगा, केवल आकर के भाषण देने और फेंकने से नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम इन ड्यूटीज को, इन कर्तव्यों को समझ लेते हैं और इस कर्तव्यों का अच्छे तरह से पालन करते हैं तो यकीन मानिए हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वह इसको कम से कम 5, 7, 10 ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोग इसको देखें। वैसे मैं एग्जाम के व्यू से तो बताऊंगा ही, साथ में 140 करोड़ जनसंख्या के समझने के व्यू से भी ये जानना काफी जरूरी है, मैं वैसे भी बताऊंगा। अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करें तो सामान्य तौर पे होता क्या है कि हम हमेशा सरकार से मांग कर रहे होते हैं। हम सरकार से यह डिमांड करते हैं कि हमारा जो है यह अधिकार है, हमको स्कूल चाहिए, हमको अच्छे स्टेशन चाहिए, हमको अच्छे बस स्टैंड चाहिए, हमको अच्छे रोड चाहिए। हम जो है हमेशा सरकार से अपने अधिकार की मांग कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा संविधान हमारे अधिकारों के साथ साथ हमें कुछ कर्तव्य भी दिए हैं। केवल मांग करने से हमारा जो है देश तरक्की नहीं करेगा, हमें कुछ मौलिक ड्यूटीज को, मौलिक कर्तव्य को पूरा करने से भी हमारा जो है देश आगे बढ़ेगा। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य का संबंध भाग 4 के ए से है और अनुच्छेद की बात करें तो 51 ए के अंदर 11 मौलिक कर्तव्य जो है दिए गए हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये शुरुआत में हमारे संविधान में नहीं था, बाद में हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया हमारे संविधान में, तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो है आपको 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में संविधान में जोड़ा गया। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्वर्ण सिंह, उन्हीं की समिति बनी थी, उनके द्वारा जो है सो यह बात हमको सुझाया गया था, जिसके बाद सरकार ने इसको 1976 में संविधान में जोड़ा। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जो थे हमारे शुरू से ही थे, लेकिन एक बाद में जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जो था वह बाद में जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया, तो 86वें संशोधन द्वारा जो 2002 में। ये तो था एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट बात जिसको एग्जाम के व्यू से बच्चों को ध्यान में रखना है। लेकिन हमारे भारतीय होने के व्यू से अब यहां से शुरू होता है हमारी जो 11 ड्यूटीज हैं, वो 11 ड्यूटीज क्या है और कैसे उन 11 ड्यूटीज का पालन करेंगे कि हमारा देश जो है सच में एक दिन विश्वगुरु बनेगा। सबसे पहला हमारा ड्यूटी जो है वह है कि संविधान का पालन और आदर्शों का सम्मान करना। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में जो बातें लिखी गई हैं वो सारी वैसी बातें हैं जिसको मान करके आप देश दुनिया में काफी तरक्की कर सकते हैं, देश को आगे लेके जा सकते हैं। एक कहानी, एक वाक्य मैं आपको बताता हूं। 26 जनवरी 1950 का दिन था और जवाहरलाल नेहरू झंडा फहरा करके और अपने वक्तव्य दे करके नीचे उतर रहे थे। तब तक एक बूढ़ी औरत जो है उनका कॉलर पकड़ ली और उनसे पूछी कि एक बात हमें बताओ, तुमको जो है देश को आजादी मिल गई, तुमको प्रधानमंत्री का पद मिल गया, मुझे क्या मिला? उस बूढ़ी औरत ने पूछा था नेहरू जी से कि मुझे क्या मिला, आप मुझे बताओ कि मुझे क्या मिला। तुम्हें तो प्रधानमंत्री का पद मिल गया, लेकिन मुझे क्या? तो प्रधानमंत्री ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अम्मा, आपको यही अधिकार मिला है कि आप प्रधानमंत्री का भी कॉलर पकड़ के यह सवाल कर सकती हैं कि हमको क्या मिला है। और सच में भारतीय संविधान भारत की 140 करोड़ जनसंख्या को बहुत सारा अधिकार देता है, लेकिन उस अधिकार के साथ साथ केवल अधिकार अगर आप मांगते रहेंगे तो फिर देश तरक्की नहीं करेगा। आपको कर्तव्य का भी पालन करना होगा। वो कर्तव्य क्या है? तो पहला कर्तव्य है कि संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों को मानना। अब सवाल उठता है कि संविधान हमको क्या कहता है, इसके लिए पूरा संविधान पढ़ना पड़ेगा और उसका आदर्श क्या है, अभी हम लोग जो है सो चर्चा करेंगे। दूसरा कहता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को संजोना। स्वतंत्रता आंदोलन, जैसे हमारी देश जो स्वतंत्र हुई है उसमें गांधी जी का भी योगदान है, नेहरू जी का भी योगदान है, सुभाष चंद्र बोस का भी योगदान है, भगत सिंह का भी योगदान है, चंद्रशेखर आजाद का भी योगदान है, यानी हर किसी का योगदान है। लेकिन आज के टाइम में एक ट्रेंड चला हुआ है, आप देखिएगा, गांधी जी को लोग धड़ल्ले से गाड़ी दे देते हैं, भीमराव अंबेडकर को लोग धड़ल्ले से गाड़ी दे देते हैं, कुछ लोग जो है भगत सिंह को धड़ल्ले से गाड़ी दे देते हैं। लेकिन एक चीज जानिए, आप कभी ऐसा कल्पना किए हैं कि पानी की जो बूंद पत्थर पे पड़ती रहती है लगातार गिर करके कल का,
तो पत्थर पे एक टाइम ऐसा आता है जब सुराग हो जाता है, छेद हो जाता है। लेकिन एक बात बताइए, पानी की किस बूंद ने उस छेद को किया था, यह आप बता पाएंगे क्या? क्या पहले बूंद का योगदान नहीं रहा था? क्या अंतिम बूंद का योगदान नहीं रहा होगा? क्या बीच वाले बूंदों का योगदान नहीं रहा होगा? भैया सबका योगदान रहा होगा, तब जाकर के उस पत्थर में सुराग हुआ था। उसी प्रकार से हमारे देश की आजादी में हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन सबका योगदान रहा है। किसी का थोड़ा रहा होगा, किसी का ज्यादा रहा होगा, लेकिन रहा जरूर होगा। इसलिए आप सब जो है महापुरुषों को गाली मत दें, वह जो है सम्मान के योग्य हैं और उनको हमेशा सम्मान दें, यह जो है हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि उस समय जो सिचुएशन परिस्थिति स्थिति रही थी उसके हिसाब से उन्होंने बहुत बेहतर करने की कोशिश की, देश को आजाद कराने में अपना जो है सो सर्वस्व निछावर किया। इसलिए आप किसी भी महापुरुष को गाली ना दें, उन्हें सम्मान की दृष्टि से जरूर देखें। तीसरा कहता है देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। संप्रभु राष्ट्र और अखंड राष्ट्र का मतलब होता है संगठित राष्ट्र। अगर बिहार वाले जाते हैं यूपी में और यूपी वाले बिहारी कह के गाली दे देंगे, यूपी वाले बिहार में आते हैं, बिहार के लोग यूपी वाला कह के गाली देंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे, तो क्या अखंडता बरकरार रहेगी? नहीं रहेगी मेरे दोस्त, नहीं रहेगी। जैसे अभी आपने देखा था पटना के दो टीचरों के बारे में आपस में लड़ाई हो गया था, जिसमें हमारे मनीष कश्यप भाई जो है इन्होंने बड़ा उल्टा सीधा खान सर को बोला था और कहा था कि वो यूपी वाला है, यूपी में जाकर के कोचिंग चलाए। क्या खान सर का कोचिंग यूपी में नहीं चलता है? प्रयागराज में बिल्कुल चलता है ना। लेकिन समस्या ये है कि आप जो है खान सर को यूपी वाला है तो यूपी में भगा रहे हैं। आपको पता है बिहार की 65% जनसंख्या जो है आज भी रोजगार के लिए बिहार को छोड़ के किसी न किसी राज्य में गुजर बसर कर रही है। अगर सभी राज्यों से उन बिहारियों को भगा दिया जाए तो मनीष कश्यप नौकरी दे पाएंगे, उनको रोजगार दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे भाई। तो ये कभी भी यह नहीं करना है, क्योंकि हमारा आर्टिकल 19 संविधान का आर्टिकल 19 यह कहता है कि हमको भारत के किसी भी कोने में घूमने फिरने, बसने और वहां पर रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। भैया अधिकार है, स्वतंत्रता है हमको रोजगार प्राप्त करने का, ठीक है। और जब आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर के रहेंगे तभी हमारा देश अखंड भारत होगा, अखंड देश होगा। हम जो है किसी नेता के पक्ष में ना बटे, कोई आदमी बीजेपी का, कोई आदमी कांग्रेस का, कोई आदमी जन स्वराज का, कि पार्टी के रूप में ना बटे, क्योंकि पार्टियां आज हैं कल नहीं रहेंगी, लेकिन देश जो है यह हमेशा रहेगा। हमारे संतान, हमारे बच्चे जो हैं हमेशा रहेंगे। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करना है कि हम आपस में एकता में रहें और जो अच्छे लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो देश के हित में काम करने वाले हैं, उनको निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में मदद करें। खान सर ठीक है, बहुत सारी गलतियां हमने की, मान लेते हैं कि किए होंगे, लेकिन वह बंदा जो है सो समाज के लिए भी तो जी रहा है, समाज के लिए भी तो वह काम कर रहा है। उसने हॉस्पिटल समाज के लिए तो खोला है, किसानों के लिए भी अलग से प्रोजेक्ट चला रहा है। लेकिन वहीं अलग शिक्षक जो है उन्होंने क्या कर दिया, आप जो है बाकी शिक्षक, झा सर जो है बगीचा रेस्टोरेंट खोले हैं, आप जाइए वहां पे, कितना गलत काम होता है आपको पता है इस बात का। तो कहने का मतलब यह है कि कभी भी समाज के कोई भी व्यक्ति हो, उन व्यक्तियों को तोड़ने की बजाय उनको जोड़ने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हर किसी का योगदान है। भारत में मुसलमान का भी उतना ही योगदान है भारत की आजादी में, स्वतंत्रता में, जितना हिंदू का योगदान है। आज आप मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, विश्व में बेच रहे हैं उसको। ब्रह्मोस मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। वो मुस्लिम थे, अगर वो नहीं बनाए होते तो क्या हमारे पास आज मिसाइल होता? शायद नहीं होता, ठीक है। इसलिए देश की अखंडता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सभी एक हैं और सब एक बन करके हम रहें, ठीक है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करने की जरूरत नहीं है, सब लोग मिल करके राष्ट्र के निर्माण में हम लोग जो है सो योगदान में मदद करें। चौथा क्या कहता है? देश की रक्षा और सेवा। देश की रक्षा, जब भी जरूरत पड़े तो देश की रक्षा के लिए तैयार रहें। देश की रक्षा का मतलब कतई नहीं होता है कि आप बॉर्डर पे जाकर के ही युद्ध लड़ें। देश की रक्षा केवल उसी से नहीं होगी। अगर आप पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ बचा रहे हैं, अगर आप पानी बचा रहे हैं, उससे भी हमारे देश की रक्षा होती है। अगर आप साफ सफाई कर रहे हैं, स्टेशन पे आप गए, कुछ खाएं और आपके पास थोड़ा दूर पे कचरा का डब्बा रखा हुआ है, आप वहां जाके अगर कचरा डाल देते हैं तो यह भी देश की सेवा हुई, यह भी देश का रक्षा हुआ। यह ऐसे भी देश का रक्षा होता है ना। गुटखा खा करके पूरा स्टेशन थूक कर लाल कर दिए, यह देश की रक्षा नहीं हुई। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, डस्टबिन का प्रयोग करते हैं कचरा को फेंकने के लिए, यह भी भैया देश का रक्षा हुआ। तो देश का रक्षा का मतलब यह कतई नहीं है केवल बॉर्डर पर जाकर के ही अपने प्राणों का त्याग करना। आप हर वो काम जिससे हमारा देश तरक्की करता हो, वो सारे काम देश की रक्षा और सेवा में काउंट होते हैं। इसलिए हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है भैया कि हम जो है सो देश की रक्षा और सेवा में जब भी योगदान की जरूरत पड़े, हम जो है सो निश्चित रूप से अपना योगदान दें, ठीक है। अगला है भाईचारे और समरसता की भावना।
भाईचारा और समरसता। क्या होता है भाईचारा और समरसता? अभी तो हमने बताया, जो अखंडता हमारा तभी अखंड रहेगा भारत जब हमारे अंदर भाईचारे की भावना होगी, और आपस में समरसता का मतलब होता है मेल मिलाप वाला भावना। जरा एक बात बताइए, हम लोग कई एक बार ऐसा होता है कि नहीं, मुसलमानों को गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। क्या आपका पड़ोसी मुसलमान कभी कोई गलत काम किया है? या आपके पड़ोसी हिंदू जो मुस्लिम है, उनके पड़ोसी हिंदू से कोई दुश्मनी होता है? कभी कोई दुश्मनी नहीं होता भैया। हम लोग एक दूसरे के पर्व में मदद कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई नेता आकर के बोल देता है, कोई देश हित के अहित में सोचने वाले लोग जो है सो आकर के बोल देते हैं, हम अपने पड़ोसी को गलत नजर से देखने लगते हैं। हालांकि हमारे आपस में कभी झगड़ा लड़ाई नहीं होता, लेकिन हमको दूसरा पाकिस्तान के मुसलमान गलत है, भारत के मुसलमान को हम जो है सो चोर की दृष्टि से देखने लगते हैं। यह गलत चीजें हैं। ऐसे देश जो है कमजोर होता है। इसलिए हमारा मौलिक ड्यूटी कर्तव्य है कि हम भाईचारे की भावना को बरकरार रखने की कोशिश करें। अरे हिंदू हिंदू में झगड़ा नहीं होता है ना। मुस्लिम के साथ अगर कभी झगड़ा हो गया, दोस्त है साथ में रह रहे, झगड़ा हो गया, तो उसको अब जो है धार्मिक रूप देने लगे, उस झगड़ा को लड़ाई में कन्वर्ट करने लगे। इससे देश की अखंडता खराब होगी मेरे भाई, भाईचारे खत्म होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अगला है मिश्रित संस्कृति और गौरव को समझना। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मिश्रित संस्कृति। जरा एक बात बताइए, देश की जो जनसंख्या है, उस सभी जनसंख्या को आपको क्या लगता है कि कोई भी सरकार आ जाए सबको रोजगार दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। हम भारत आज के टाइम में बहुत हद तक कुटीर उद्योग पर आधारित है। यानी कुटीर उद्योग सब लोग कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, कोई पकौड़ी बेच रहा है, कोई जो है पंचर बना रहा है, अलग अलग तरह के छोटे छोटे बहुत सारे काम कर रहे हैं, और जिसके कारण हमारा मिश्रित संस्कृति जो है मिला हुआ है और हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जो रोजा का समय आता है, 9 दिन तक रोजा रहता है, तो क्या लगता है मुसलमान केवल मुसलमान के दुकानों से ही सामान खरीद के लेके जाते हैं? जो आपका ईद का दिन होता है, ईद के दिन बहुत सारे कपड़े खरीदे जाते हैं, क्या मुसलमान केवल मुसलमानों की दुकान से कपड़े खरीदते हैं, हिंदू के दुकान से नहीं खरीदते? तो हिंदू को भी तो रोजगार मिलता है। दिवाली होता है, अलग अलग टाइप का कभी कभी यज्ञ होता है, दशहरा होता है, उसमें क्या मेला केवल हिंदू लगाते हैं, मुसलमान नहीं लगाते? मुसलमान भी तो लगाते हैं, उनको भी तो रोजी रोजगार मिल रहा है। लेकिन वहीं आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, ईरान को देख लीजिए, उन लोगों ने अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर रखा है। देखिए उनकी क्या हालत है। इसलिए अगर आपका देश जो है हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हो रहा है, मिश्रित संस्कृति है, तो आप खुशनसीब हैं कि आपका राष्ट्र जो है सुखी संपन्न है और बचा हुआ है। अगर जैसे ही आप किसी एक धर्म को फॉलो करने लगिएगा, आपकी भी हालत जो है बहुत बुरी हो जाएगी। सऊदी अरब अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं घोषित करता? क्यों नहीं करता बताइए हमको जरा सा। वो सभी को प्रायोरिटी क्यों देता है? क्योंकि उसको पता है, हर बुद्धिमान और पढ़े लिखों को यह बात पता है कि भैया कि किसी एक राष्ट्र को आप जो है सो एक तरीके को आप अपनाते हैं, तो वहां पे किसी एक धर्म को अपनाते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, इसलिए मिश्रित संस्कृति जो है, दोनों के संस्कृति में हिंदू भाई जो है मुसलमानों के पर्व में पार्टिसिपेट कीजिए, एंजॉय कीजिए, मजा कीजिए। मुस्लिम भाई हिंदू के पर्व में आइए। अरे उससे कोई जन्नत स्वर्ग नरक वाला कॉन्सेप्ट फालतू कॉन्सेप्ट है। आप जो है हमारे पर्व में आइएगा, हम आपके पर्व में आएंगे तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये फालतू की चीजें हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से अपने संस्कृति के गौरव का जो है सो ध्यान रखें। अगला अधिकार है हमारा पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। आप मोटर चला करके अपने दरवाजे पे पानी छिड़क रहे हैं, भैया वो अंडरग्राउंड वाटर है, वो प्योर वाटर है, उसको आप ऐसे ही बर्बाद कर दीजिएगा तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल घट जाएगा। फिर बाद में आप लगेगा छाती पीटने, चिल्लाने, जो है सो पानी नहीं मिल रहा है, गंदा पानी मिल रहा है, सरकार पानी नहीं दे रही है। अरे भैया सरकार के पास भी पानी होगा तब ना देगा, कहां से देगा पानी जरा बताइए। जब आपने अंडरग्राउंड वाटर को ऐसे ही बर्बाद कर दिया, आप बरस कर रहे हैं और नल खुला हुआ है, नल चल रहा है, आप बरस कर रहे हैं। अरे बंद कर दीजिए भाई, पानी आप बचा रहे हैं, कैसे बचाइएगा? देश के पर्यावरण की रक्षा कैसे कीजिएगा? ऐसे ही तो किया जाता है। थोड़े थोड़े बारिश आ रहा है तो पानी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए, पानी को स्टोर करने का कोशिश कीजिए। ऐसे भी जो है सो संस्कृति की रक्षा होती है। आज देखिए बहुत सारे पशु पक्षी जो है विलुप्त हो रहे हैं, उनको भी बचाने के लिए काम कीजिए। जब आप जंगल लगाइएगा तो पशु पक्षी अपने आप आ जाएंगे। अरे जंगल में जितना जरूरी हिरन है उतना ही जरूरी बाघ भी है, जितना जरूरी आपके गाँव में चूहा है उतना ही जरूरी सांप बिल्ली भी है, जितना जरूरी मेढक है उतना ही जरूरी आपका सांप भी है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है, प्रकृति और पर्यावरण के जीवों की रक्षा करेंगे तभी आप पूरी पृथ्वी बैलेंस रहेगी। अन्यथा जब गर्मी बढ़ेगी तो बाप बाप कैसे चिल्ला रहे हैं। पूरा यूरोप आज के टाइम में गर्मी 17 हिमाम है, हम लोग भी है, भारत भी है गर्मी 17 हिमाम। इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? हमने पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया है, तो खमियाजा हम ही भुगत रहे हैं। ठीक है, तो पर्यावरण बचाने के लिए भी काम करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, ध्यान रखिए, हम जो है आज के टाइम में हम केवल लेने में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने का मतलब यह हुआ कि आप ऐसे भी प्रयोगात्मक कार्यों को कीजिए जिससे देश का,
दुनिया में विकास हो। जैसे आप देख रहे हैं गूगल कहाँ का है, अमेरिका का है। यूट्यूब कहाँ का है, अमेरिका का है। इंस्टाग्राम कहाँ का है, अमेरिका का है। सारे अमेरिका के हैं। भारत का क्या है? हम करते ही नहीं है ना। हम बस सीधा लग जाता है कि नहीं नौकरी का तैयारी करेंगे, नौकरी लेंगे। हालांकि हमारा सिलेबस पैटर्न भी सरकार ने उसी तरह का बना रखा है। गलती थोड़ी सरकार की भी है। हमारे सिलेबस पैटर्न ऐसे हो कि हम आपको पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी करें, कुछ ऐसे प्रयोगात्मक कार्य भी करें कि आने वाले समय में मैक्सिमम वैज्ञानिक बने ना। इससे क्या होगा कि हमारे समाज, हमारे राष्ट्र का विकास काफी तेजी के साथ होगा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। आप देखते होंगे जब भी हमको आंदोलन करना होता हम सीधा रोड पे उतरते हैं, रोड जाम कर दिए। हम आपको जो है सार्वजनिक चीजों को तोड़ने लगते हैं। स्टेशन को तोड़ दिए, पंखा तोड़ दिए, बल्ब फोड़ दिए, रेलवे ट्रैक को जाम कर दिए। भैया रेलवे ट्रैक, स्टेशन, बस स्टैंड, ये सारी आपकी संपत्ति है, मोदी जी का नहीं। हमारे दिमाग में सीधा चल रहा होता है कि सरकारी संपत्ति हम तोड़ दे। अरे नहीं, सरकारी संपत्ति नहीं है भैया। आपके स्टेशन पे कभी मोदी जी आए हैं ट्रेन पकड़ने? कभी नहीं मोदी जी आए हैं ट्रेन पकड़ने, कभी आएंगे। लेकिन उस पे कौन जाएगा? आप जाइए, आपका मौसा, फूफा, चाचा, चाची, काका, काकी, पड़ोसी जाएगा नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए। और उसमें पैसा भी आप ही का लगा है। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं वो सरकारी पैसा से बना है तो ये आपका वहम है। सरकार को हम और आप टैक्स देते हैं, उसी टैक्स के पैसा से बना है। तो सार्वजनिक संपत्ति जो है ना, उसका हिफाजत करना, उसका तोड़फोड़ नहीं करना है। अपना सामान कहीं कोई तोड़ता है जी? आपको आंदोलन करना। देखिए अभी कॉकरोच पार्टी कितनी शालीनता के साथ जंतर मंतर पर बैठी हुई है ना, धरने पर बैठी हुई है, सरकार का विरोध कर रही है। तो ये अधिकार हमारे पास है। हमारे पास हर राज्यों में, हर जिला में जगह होता है जहां पर आप बैठ करके सरकार का विरोध कर सकते हैं। आप रोड जाम किए हुए हैं, मार्केट में कोई एम्बुलेंस फंस गया, व्यक्ति की जान चली गई, किसका नुकसान हुआ? पता चला कि बाद में आपका ही फूफा जी था जो मर गए जाम में फंस करके। तो किसका नुकसान हुआ? ध्यान रखना है। कभी भी आंदोलन आप करिए, सिंपल सी बात है। सरकार की रणनीतियां अगर हमें पसंद नहीं है, देश हित में नहीं है, तो हम तो विरोध करेंगे ही करेंगे। लेकिन विरोध ऐसे कीजिए कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचे। बात समझ में आया? इस बात का ध्यान रखें। व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष। आप जो है केवल अपने उत्थान के बारे में मत सोचिए। आज जिन लोगों की भी सरकारी नौकरी हो रही है वह केवल अपने बारे में सोचते हैं, कभी भी समाज के बारे में नहीं सोच पाते। आप देखिएगा एक आईएएस और आईपीएस बना और उसकी संपत्ति 500 करोड़ पहुंच गई। भाई तुम चोर हो भैया। अरे समाज के लिए भी सोचो। बोलिए जवीनिया गांव जो था वो डूब गई, उसके लिए सरकार पैसा दिए, ये लोग काम तक नहीं कर रहे थे। एक भरत तिवारी जो है समाज के लिए जीना शुरू किया तो उसको गोली मार दिया गया। नहीं, तो ध्यान इस बात का भी रखें कि हम केवल सारा काम सरकार नहीं करती है, हम और आप भी करते हैं। सरकारी कर्मचारी भी आप जो है सो ध्यान रखिए, आपकी भी ड्यूटी बनती है कि केवल व्यक्तिगत विकास के ऊपर नहीं फोकस करिए, सामाजिक उत्थान के लिए, सामूहिक उत्कर्ष के ऊपर भी फोकस कीजिए। बात समझ में आया? तो हमेशा कोशिश करना है कि अपना तो विकास हो। ध्यान रखना है कि अपना विकास ना हो ऐसा भी नहीं करना है। अपना तो विकास हो लेकिन साथ में समाज के अधिकतम लोगों का भी विकास हो, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। और अंतिम जो है वह है आपको शिक्षा का अवसर प्रदान करना। और ये कौन करेगा? माता पिता। माता पिता अपनी क्षमता के अनुसार अपने बच्चों को शिक्षा मुहैया कराएंगे। यानी कि यह जो है आपको बाद में जोड़ा गया और ये बेसिकली जो है प्राइवेट स्कूल खोलने का अधिकार दे दिया इस मौलिक कर्तव्य ने। ठीक है, जो माता पिता अच्छे होंगे, सक्षम ज्यादा होंगे, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे, जो ज्यादा पैसे वाले होंगे विदेशों में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जो है सो आपको ये है, तो ध्यान रखिए। मुझे लगता है कि मौलिक कर्तव्य आपको समझ में आ गया होगा और केवल इसको पढ़ाई के व्यू से मत देखिए। और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि यह वीडियो कम से कम देश के 140 करोड़ जनसंख्या के पास पहुंचे, लोग अपने मौलिक कर्तव्यों को भी समझे। लोग बार बार जब भी आंदोलन करना होता है तो सार्वजनिक चीजों को तोड़ फोड़ लगा देते हैं। वह नहीं करना है भैया, वो हमारे पैसा से बना हुआ है, वह आपके पैसा से बना हुआ है। ठीक है, बाकी एग्जाम के व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसके नंबर को ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में भी आपके काम आ जाएगा। और इनको फॉलो करना है, केवल रटना नहीं है। धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले सीरीज में।